हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु का अंतर्भाग। ओके। जैसे कि आपको पता है कि द्रव्य अणुओं से बना होता है और अणु परमाणु से बने होते हैं, अर्थात परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। तो सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में स्वयं की रासायनिक पहचान बनाने वाला तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। अणु परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने होते हैं। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक संयोग में भाग लेने वाला तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। ठीक है। तो परमाणु की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना विचार रखा था। तो सबसे पहले एक भारतीय तत्ववेत्ता थे महर्षि कणाद। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था कि द्रव्य के सूक्ष्म कणों में विभाजन की एक सीमा होती है। ऐसा भारतीय तत्ववेत्ता कणाद ने प्रतिपादित किया। द्रव्य जिन अविभाज्य कणों से बने होते हैं उन्हें कणाद मुनि ने परमाणु नाम दिया। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि परमाणु अविनाशी है। तो कणाद ने बोला था कि द्रव्य जिन अविभाज्य कणों से बना होता है उन्होंने कणाद ने परमाणु नाम दिया था, और उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है अविनाशी होता है, इसका विनाश नहीं होता है। ठीक है। तो कणाद के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, डेमोक्रिटस, ग्रीक के थे। तो डेमोक्रिटस ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य कणों से बने होते हैं और उन कणों को विभाजित नहीं कर सकते। द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को डेमोक्रिटस ने एटम नाम दिया। ठीक है। तो दूसरे जो साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस, इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि द्रव्य जो है कणों से बने होते हैं और उन कणों को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और उसका नाम इन्होंने क्या रखा था? एटम रखा। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, डाल्टन आए। उसके बाद इन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में बताया कि द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होता है। ठीक है। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं और उनके द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये किसने बताया था? डाल्टन ने। ठीक है। तो डाल्टन के परमाणु संरचना के अनुसार, जैसे आप बूंदी का लड्डू आपने देखा है, तो एक एक टुकड़ा, एक एक बूंदी जो है उससे पूरा मिल करके लड्डू बन जाता है। तो उसी आधार पर इन्होंने बताया जो बूंदी है उसको परमाणु मान लिया। ठीक है। तो उससे उन्होंने बताया कि उससे जो है द्रव्य बन जाता है, कि एक एक बूंदी जो है वो परमाणु है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं कर सकते, और वह अविनाशी है, उसका विनाश भी नहीं होता है। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं। इसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु में द्रव्यमान का वितरण सभी ओर एक समान होता है। जैसे इन्होंने परमाणु जो है बूंदी के लड्डू की संरचना के अनुसार अगर रहेगा तो बूंदी जो है चारों तरफ उस लड्डू में चारों तरफ घूम रहेगा। इसका मतलब इनकी संरचना के अनुसार परमाणु जो है द्रव्यमान का वितरण जो है परमाणु में वो सभी जगह पर समान होगा। ठीक है। तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन। इन्होंने परमाणु के अंदर स्थित ऋण आवेशित कण की खोज किया इन्होंने। ठीक है। तो जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर एक ऋण आवेशित कण की खोज किया और डाल्टन के परमाणु का जो सिद्धांत था उनको उन्होंने खंडित कर दिया। ठीक है। थॉमसन ने प्रयोग करके यह दिखा दिया कि परमाणु के अंतर्भाग में स्थित ऋण आवेशित कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में 1800 गुना कम होता है। इन्होंने क्या बताया
कि परमाणु के अंतर्भाग में जो ऋण आवेशित कण होता है उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1800 गुना कम होता है। इन कणों को आगे चल करके जो ऋण आवेशित कण इन्होंने खोजा था उसको इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है। और सामान्यतः हमको पता है कि परमाणु जो है विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। ठीक है। अर्थात परमाणु के पदार्थों के अणु और वे जिसके संयोग से बने होते हैं वे परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं। इन्होंने एक ऋण आवेशित कण की खोज किया थॉमसन ने, लेकिन हमको पता है कि परमाणु क्या होता है, विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। तो परमाणु के अंतर्भाग में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी परमाणु कैसे उदासीन होता है, इसको जे थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया। ठीक है। तो जे थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया जो विद्युत दृष्टि से उदासीन है। तो इलेक्ट्रॉन जो विद्युत दृष्टि से माइनस चार्ज वाला है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक आवेश होने के बावजूद परमाणु उदासीन कैसे होता है, इन्होंने अपने जो मॉडल बनाया उसमें इन्होंने बताया। तो थॉमसन का मॉडल क्या है, सबसे पहला जो परमाणु का प्रतिकृति तैयार करने वाले साइंटिस्ट थे वो थॉमसन ही थे। ठीक है। तो परमाणु संरचना का पहला प्रतिकृति थॉमसन ने कब बनाया था, 1904 में। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में सर्वत्र धन आवेश फैला होता है, चारों तरफ धन आवेश है। ठीक है। और ऋण आवेश, जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है इसमें बीच बीच में स्थापित होते हैं। तो फैले हुए ऋण धन आवेश का संतुलन ऋण इलेक्ट्रॉन पर स्थित ऋण आवेश द्वारा होता है, इसलिए परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। तो इन्होंने बताया कि चूंकि हमको पता है कि परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है, तो इन्होंने बताया कि चारों तरफ जो है ये धन आवेश फैला होता है और ऋण आवेश उसमें बीच बीच में होता है। तो जितना मात्रा धन आवेश का होता है उतना मात्रा ऋण आवेश का भी होता है, इसलिए परमाणु जो है विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। ठीक है। तो इनकी संरचना समझने के लिए आप समझ लीजिए, तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज को अगर आप काटेंगे बीच से तो पूरा आपको रेड रेड दिखाई देगा। तो जो रेड वाला पार्ट है उसको मान लीजिए धन आवेशित, और बीच बीच में जो तरबूज का बीज होता है उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ऋण आवेशित मान लीजिए। तो इस टाइप का इनका मॉडल था। ठीक है। किसका, जे थॉमसन का। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, रुदरफोर्ड। इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु की संरचना के बारे में। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने एक विकिरण प्रयोग किया। ठीक है। तो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड इन्होंने इनके सुप्रसिद्ध विकिरण प्रयोग से परमाणु के अंतर्भाग को समझने का प्रयास किया और सन 1911 में परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया इन्होंने। तो इन्होंने परमाणु की संरचना प्रस्तुत किया कभी 1911 में। इन्होंने क्या किया, रुदरफोर्ड ने सोने की अत्यधिक पतली एक पन्नी लिया जिसकी मोटाई 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर हो, लेकर उन पर क्या किया, रेडियोधर्मी तत्व से उत्सर्जित होने वाला अल्फा कण की बम्बार्डिंग किया। यहाँ पर देखिए ये अल्फा कण है, ये सोने की पन्नी है पतली, इस पर इन्होंने अल्फा कण की बम्बार्डिंग किया। ठीक है। तो सोने की पन्नी के चारों लगाए गए पर्दे पर इन्होंने उसका प्रतिमा प्राप्त किया, इमेज प्राप्त की। परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा तो धन आवेशित कणों का पन्नी से परावर्तन होना ऐसी अपेक्षा थी। इन्होंने क्या सोचा था कि परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान चारों तरफ एक समान रूप से फैला होगा, तो धन आवेशित, चूँकि अल्फा कण धन आवेशित है तो कणों का उस पर जाएगा। हमको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। तो अगर चारों तरफ धन आवेश होगा तो अल्फा कण भी धन आवेशित है, उसकी तरफ जाएगा और उसका वहाँ पर परावर्तन होगा।
लेकिन अनपेक्षित रूप से अधिकांश अल्फा कण पन्नी के पार सीधे चले गए। यहाँ देखिए, यहाँ पर अल्फा कण यहाँ से निकल रहे हैं और अधिकांश अल्फा कण क्या होगा, पन्नी के पार चले गए। कुछ जो है अल्फा कण जो है वो मूल मार्ग से न्यून कोण पर विचलित हो गए। कुछ अल्फा कण जो है यहाँ से थोड़ा सा न्यून मार्ग पर, यहाँ पर थोड़ा सा न्यून कोण पर ये विचलित हुए। उसमें से कम अल्फा कण अधिक कोण से विचलित हुए। कुछ कम से उससे कम अल्फा कण जो क्या हुए, वो अधिक कोण मतलब ज़्यादा विचलित हो गए। ठीक है, अर्थात 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग से विपरीत दिशा में वापस आ गया। तो यहाँ 3 चीज़ बताया इन्होंने। पहला, अधिकांश अल्फा कण जो है वो क्या हुआ, इस सोने की पतली पन्नी को पार करते हुए सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण क्या हुआ, न्यून कोण बना करके वो निकल गया। कुछ अल्फा कण अधिक कोण बना करके निकल गया। लेकिन बहुत कम अल्फा कण वो क्या हुए, जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस आ गए। ठीक है, तो बड़ी संख्या में आर पार गए कण यह दर्शाते हैं कि उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। चूँकि अल्फा कण सीधे सीधे पार चले गए, इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश जो है इसका भाग जो है वो उसमें कोई रुकावट नहीं है, खोखला भाग है, सीधा सीधा निकल गया। अर्थात सोने की ठोस अवस्था वाली पन्नी के परमाणुओं के बीच बहुत सी जगह होगी, इसीलिए अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ, सीधे सीधे निकल गए। जिन कणों का न्यून कोण या अधिक कोण में विचलन हुआ उनके मार्ग में रुकावट आई। इसका मतलब जो अल्फा कण देखें न्यून कोण पर या अधिक कोण पर विचलित हुए, इसका मतलब उनके मार्ग में कोई रुकावट आई होगी, अवरोध आई होगी, इसकी वजह से वो अपने मार्ग से विचलित हो गए। ठीक है, इसका अर्थ है कि रुकावट उत्पन्न होने वाला परमाणु का धन आवेशित और ठोस भाग परमाणु के मध्य भाग में था। इससे क्या बताया इन्होंने कि चूंकि वह अपने मार्ग से विचलित हुआ है अल्फा कण, इसका मतलब वहाँ पर क्या रहा होगा, धन आवेश रहा होगा। क्यों धन आवेश रहा होगा, क्योंकि अल्फा कण ऑलरेडी धन आवेशित है, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। इसलिए जहाँ से न्यून कोण या अधिक कोण बना, इसका मतलब वहाँ पर धन आवेश होगा। इस आधार पर रुदरफोर्ड ने नाभिक का जो है एक प्रतिकृति मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इनका मॉडल यही है। देखिए, अधिकांश अल्फा कण देख रहे हैं सीधे सीधे पार हो गए। कुछ जो है न्यून कोण पर यहाँ पर वापस चले गए टकरा करके। तो इसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला, रुदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र स्थान पर धन आवेशित नाभिक है। चूँकि देखा कि परमाणु के केंद्र पर ही अल्फा कण जो है टकरा करके वापस आया, इसका मतलब वहाँ पर धन आवेशित नाभिक होता है। दूसरा इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। इन्होंने दूसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का पूरा जो द्रव्यमान है वो कहाँ पर होता है, उस परमाणु के नाभिक में होता है। और क्या बताया इन्होंने, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण परिभ्रमण करते हैं। इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिभ्रमण करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन का एकत्रित ऋण आवेश यह नाभिक पर स्थित धन आवेश के बराबर होने के कारण क्या होता है, विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन होती है। इन्होंने क्या बताया कि चूंकि परमाणु हमको पता है कि उस पर कोई आवेश नहीं होता है, विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है, तो इन्होंने बोला कि जो परमाणु चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसका जो टोटल आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है वो कितना होता है कि परमाणु के नाभिक में जो धन आवेश होता है उसके बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना धन होगा उतना ऋण होगा, तो दोनों मिला करके अब उस एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और परमाणु विद्युत दृष्टि से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि परमाणु के चारों
के नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनका कुल आवेश कितना होता है, परमाणु के नाभिक में जितना धन आवेश होता है उसके बराबर होता है। इसीलिए परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं। और क्या बताया इन्होंने कि परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच रिक्त जगह होती है। तो इन्होंने बताया कि परिभ्रमण करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है और परमाणु का जो नाभिक है इनके बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है। तो इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला रुदरफोर्ड ने। ठीक है, तो वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने वाले विद्युत आवेशित वस्तु की ऊर्जा कम होती जाती है, ऐसा भौतिक शास्त्र का प्रस्थापित नियम है। फिजिक्स में एक नियम है क्या, कि अगर वृत्ताकार कक्षा में कोई भी कण परिभ्रमण करेगा, चक्कर लगाएगा, तो उसका जो आवेश है वो धीरे धीरे जो है कम होती जाएगी। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो रुदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो अगर धीरे धीरे परिभ्रमण करते करते उनकी ऊर्जा कम होगी तो क्या होगा, वो आके नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वास्तव में रेडियोधर्मी पदार्थों के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणु क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसके बारे में रुदरफोर्ड ने कुछ नहीं बता पाए। तो रुदरफोर्ड को यहाँ पर नील बोर ने इनके जो मॉडल था इसमें इन्होंने कमी निकाला। क्या कमी निकाला, कि जैसे रुदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिजिक्स में हमको पता है कि अगर कोई भी वस्तु किसी भी कक्षा में परिभ्रमण करेगा, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, और धीरे धीरे ऊर्जा कम होगी तो क्या होगा, वो आके नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए रुदरफोर्ड की इस कमी को दूर करने के लिए कौन आए, एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था नील बोर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, नील बोर ने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्री वृत्ताकार कक्षाओं में होते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी नाभिक से एक निश्चित दूरी होती है, और उसी निश्चित दूरी है, उसी दूरी में वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और क्या बताया इन्होंने, और इन्होंने बताया कि विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उस कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। और अगला बताया पॉइंट इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करते हैं। बता रहे हैं कि भीतरी कक्षा से अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो ऊर्जा अवशोषित करके ही आएगा, और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में अगर छलांग लगा रहा है तो अपना ऊर्जा जो है उत्सर्जित करके ही जाएगा। तो हर कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। अगर कोई भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वह ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषित करने के बाद ही वहाँ पर पहुँचेगा, और कोई अगर बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऊर्जा को उत्सर्जित करने के बाद ही वह वहाँ पर पहुँचेगा। तो इस आधार पर इन्होंने परमाणु का मॉडल बनाया। ऐसा इनका मॉडल था। परमाणु का नाभिक है, ये धन आवेशित है, और परमाणु के चारों तरफ एक कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। ठीक है, हर कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा है। पहली कक्षा का निश्चित ऊर्जा है, ये इसी में चक्कर लगाएगा। दूसरी कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा है, इसी में चक्कर लगाएगा। तीसरी का एक निश्चित ऊर्जा है, इसी में चक्कर लगाएगा, और चौथी का एक निश्चित ऊर्जा है, इसी में चक्कर लगाएगा। इसका मतलब पहली कक्षा से अगर किसी को दूसरी कक्षा में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को उसको अवशोषित करना पड़ेगा तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। या दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में किसी को आना है तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो ही यहाँ पर पहुँचेगा, नहीं तो नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएगा। तो इन कक्षाओं का इन्होंने नाम दे दिया, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस टाइप से। ठीक है, तो पहली कक्षा को इन्होंने नाम दिया के कवच।
पहला मतलब के, दूसरी कक्षा को इन्होंने नाम दिया एल कवच, तीसरी कक्षा को नाम दिया एम कवच और चौथी कक्षा को नाम दिया एन कवच। तो के एल एम एन मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कवच। इस आधार पर इन्होंने इसको अपना मॉडल बनाया। ठीक है, तो ये तो था संरचना। तो इसके आधार पर कैसे परमाणु का संरचना बनता है, इस टाइप से बनता है। ये परमाणु का नाभिक होता है जिस पर क्या आवेश होता है, धन आवेश होता है, और इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा हो गया, दूसरी कक्षा हो गया, तीसरी कक्षा हो गया, चौथी कक्षा हो गया, इस टाइप से। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं इस टाइप से। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इस टाइप से। ठीक है, और हर कक्षा का, ये पहली कक्षा, इसका मतलब के है एल एम एन कवच। तो इस आधार पर परमाणु का मॉडल इन्होंने बनाया। अब हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। जैसे अभी हमने बताया, तो परमाणु में एक नाभिक होता है, परमाणु की संरचना। ठीक है, तो नाभिक और नाभिक का जो बाहरी भाग होता है, इससे मिलकर के परमाणु बनता है। इसमें 3 प्रकार के उप परमाणु होते हैं। परमाणु के अंदर 3 प्रकार के उप परमाणुविक कण होते हैं। तो सबसे पहला भाग जो था केंद्रक, अभी हमने दिखाया था आपको, ये वाला भाग जो है ये केंद्रक है इसका। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। केंद्रक क्या है? परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। जो परमाणु का ये नाभिक है, पहली बात तो इन्होंने बताया, इस पर धन आवेश होता है, और पूरा जो परमाणु का द्रव्यमान है वो कहाँ पर होता है? यहीं पर होता है, उसके नाभिक में ही होता है। ठीक है, तो परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के उप परमाणुविक होते हैं। एकत्रित रूप से उन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 2 प्रकार के न्यूक्लियन हैं। अब इन्होंने क्या बताया? केंद्रक में 2 प्रकार के उप परमाणुविक होते हैं। पहला क्या होता है? प्रोटॉन, और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। P+N, इससे मिलकर के नाभिक बनता है, केंद्रक बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के बनता है, न्यूक्लियन बनता है। अब परमाणु पर धन आवेश होता है, और परमाणु किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन या परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित कण होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। नाभिक पर जो धन आवेश होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए नाभिक के अंदर जो धन आवेश होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। प्रोटॉन को हम लोग लिखते हैं कैसे? P से। प्रोटॉन को हम लोग P से लिखते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन पर ये जो है आवेश होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर धन आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक होती है। इसका मतलब अगर किसी तत्व के नाभिक में 5 प्रोटॉन हैं तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 5। किसी तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 10। ठीक है, तो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, जिसे हम कौन से अक्षर से लिखते हैं? Z से। Z, तो परमाणु क्रमांक को हम लिखते हैं Z से। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या से ही डिसाइड होता है। और परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.66 × 10⁻⁻27 ग्राम। ठीक है,
ये क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो कि हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो प्रोटॉन के बारे में हमने देखा अभी कि प्रोटॉन को हम P से लिखते हैं। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की संख्या ही किसी तत्व के परमाणु क्रमांक होता है। और प्रोटॉन होता कहाँ पर है? किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है। तो ये हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरे कण के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन क्या है? अभी हमने देखा था कि परमाणु के नाभिक में हमने बताया था कि दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चूंकि बताया कि प्रोटॉन जो है की वजह से ही परमाणु धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन भी कहाँ है? परमाणु के नाभिक में ही होता है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। अभी हमने देखा कोई आवेश इस पर नहीं होता है। और न्यूट्रॉन को हम लिखते किससे हैं? n से, स्मॉल n से। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से लिखते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं n से। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है यह जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। इसका मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम होता है। तो न्यूट्रॉन के बारे में देखा पहला कि न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है? परमाणु के नाभिक में होता है, प्रोटॉन के साथ में। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसको हम स्मॉल n से लिखते हैं। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। एक तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो एक तत्व को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को, तो बाकी जितने भी तत्व हैं सबके नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक तीसरे तत्व के बारे में, तीसरे कण के बारे में, सॉरी, जो कि है इलेक्ट्रॉन। अभी हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, अभी संरचना के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा था। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर यहाँ क्या बताया था हमने? ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन विद्युत दृष्टि से ऋण आवेशित है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है यह कितने बराबर होता है? प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम होता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है बहुत ही कम होता है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है। तो हमने अभी संरचना जब बनाया था परमाणु का तो बताया था कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमने यह बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसकी नाभिक में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसका द्रव्यमान नहीं के बराबर है। इसका मतलब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर है? यहीं पर है, नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही। ठीक है। तो अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। परमाणु नाभिक के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। परमाणु नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अभी हमने बताया था कि कोई भी परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे और परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि परमाणु के नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है केंद्रक में जो प्रोटॉन है उनकी संख्या के बराबर होता है। इसीलिए परमाणु जो है विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है।
परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी एकत्रित संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी संख्या को, इसका मतलब P+n, जो यहाँ पर P+n है, P+n मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, इसका परमाणु द्रव्यमान। मतलब प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है उनको हम जोड़ देंगे तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान वो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं परमाणु द्रव्यमान को, कैपिटल ए से। परमाणु द्रव्यमान को हम कैपिटल ए से लिखते हैं। ठीक है, तो परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी एकत्रित संख्या को हम परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान को हम कैपिटल ए से लिखते हैं। परमाणु संकेत क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान एकत्रित रूप से चिन्ह में दर्शाई गई पद्धति के अनुसार लिखते हैं। कैसे कि अगर कोई भी तत्व, जैसे हमने कार्बन का उदाहरण ले लिया, कार्बन का संकेत C है, परमाणु क्रमांक हम कैसे लिखेंगे, यहाँ नीचे 6 और परमाणु द्रव्यमान 12, तो 6C12, ये जो है यहाँ पर 6 जो है परमाणु क्रमांक है और 12 क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। कोई भी तत्व को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नीचे परमाणु क्रमांक और ऊपर परमाणु द्रव्यमान, इसके लिखने का ये तरीका है। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12 है। जैसे हमने बताया था परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है, प्रोटॉनों की संख्या से। और परमाणु द्रव्यमान कैसे पता चलता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ संकेत दिया है कि 6C12, यह चिन्ह का अर्थ यह है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12। इससे यह भी स्पष्ट होता है कार्बन के नाभिक में कितना न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब 12 जो परमाणु द्रव्यमान था उसमें से हम प्रोटॉन की संख्या निकाल लेंगे तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी 6। ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी तत्व के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं, अगर हमको उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पता हो तो हमने अभी देखा कि कैसे हम किसी भी तत्व को कैसे संकेत की तरह से लिखते हैं, नीचे परमाणु क्रमांक और ऊपर परमाणु द्रव्यमान होगा। इलेक्ट्रॉनों का वितरण, हमने जब परमाणु की संरचना देखा था तो वहाँ पर हमने देखा कि ये संरचना देखिए, पहली कक्षा को हमने बताया था K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N। तो पहली कक्षा जो है इसमें ऊर्जा सबसे कम होती है, दूसरी कक्षा में उससे ज़्यादा ऊर्जा होती है, तीसरी में उससे ज़्यादा ऊर्जा